सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स है, और अगर साइंस में भी बात करें तो ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर ये चैप्टर आता है। तो इसके 2020 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों या 5 मार्क्स के हों, सारे ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि सेकंड चैप्टर से हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा सकते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक और पेंसिल साथ लेके बैठेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस टॉपिक से, किस पेज नंबर से। तो आप अपनी बुक में इसको मार्क कर सकते हैं। और भी वीडियोस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बनाई हुई है, चैप्टर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसको मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा कि कहां से आपको देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ। अब पहले क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। गलती यह है कि बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर होना चाहिए था, और क्वेश्चन में दे दिया सोडा। अगर बेकिंग पाउडर लिखा होता तो उसके हिसाब से जो 4 ऑप्शंस दिए थे वो सही होते। अब ये क्वेश्चन जहां से आया है वो टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। तो हम पेज नंबर 31 पर आ गए और बेकिंग सोडा की बात हम कर रहे हैं। तो यहां ये लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और टारटेरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा और टारटेरिक एसिड का मिक्सचर है। लेकिन यहां पर बेकिंग सोडा पूछ लिया तो इस क्वेश्चन में एरर थी। अगर बेकिंग पाउडर लिखा होता तो सी वाला ऑप्शन सही होता। बेकिंग पाउडर क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और टारटेरिक एसिड का मिक्सचर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सी लगाया था उसको भी सही कर दिया गया। दूसरा, फिर सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में इस गलती को सुधारा और लिखा कि अगर कैंडिडेट ने आंसर दिया नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो भी उसको पूरे नंबर दे दो या लिख दे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि बेकिंग सोडा को ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो अगर वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देता है फिर भी आंसर दे दो, या सी वाला लगा देता है तो भी आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये पेज नंबर आपके 32 पे दिया हुआ है, आप बुक में देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो उसका फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन 3 की बात करें, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फिनोमेना व्हिच अकर्स आर। अगर हम वाटर में थोड़ा सा एसिड डालें तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 24 और 23 पे मिल जाएगा। तो हम पेज नंबर 24 पर आ गए। यहां पर लिखा हुआ है मिक्सिंग एन एसिड और बेस। एसिड या बेस को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो ये पूरा आगे लिखा हुआ है सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूजन। अगर एसिड या बेस को हम पानी मिलाएंगे उसको हम डाइल्यूजन कहते हैं। तो एक चीज पता चल गया कि डाइल्यूजन हो गया। दूसरी चीज हम यहां ये देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं एसिड है HCl, इसको वाटर के साथ मिलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बन रहा है। ये हमने ऑप्शन से देख के चेक किया है कि हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया है। डाइल्यूजन दिया है, न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं सकता क्योंकि एसिड और बेस मिलाने पे होता है। और ये सी वाला फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन जिसे हम कहते हैं वो फॉर्म होगा। सॉल्ट भी नहीं बनेगी। तो ए और सी किसमें है? ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, यानी एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जो आंख से देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड इन द गिवन सॉल्यूशन। द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिफर्ड बाय हिम विल बी। अब इसको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, लैब में एक टेस्ट करना है और ये बताना है कि इस सोल्यूशन के अंदर एसिड है या नहीं, इसकी प्रेजेंस बताना है कि एसिड है कि नहीं, ये बताना है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है तो ये पूछा जा रहा है कौन सा इंडिकेटर भी यूज करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आप समझ जाओगे कि यार वो लिटमस तो यूज नहीं कर सकता, यानी जो कलर चेंज करते हैं जो इंडिकेटर वो तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ेगा कलर चेंज हुआ या नहीं। दूसरा कौन सा इंडिकेटर है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, वो ये कि ऑर्डर टेस्ट हम करेंगे, यानी जिसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, यानी जिनकी महक बदल जाती है एसिड या बेस वाले सोल्यूशन में। तो ऐसा कोई इंडिकेटर हम लेंगे जिसकी महक चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, तो हम पता कर सकते हैं। क्योंकि बंदा आंख से नहीं देख सकता ना, सूंघ तो सकता है, तो सूंघ के बता देगा अरे चेंज हो गया महक, इसका मतलब इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो लिटमस हो नहीं सकता क्योंकि कलर चेंज होगा। इनमें से एक ही है क्लोव ऑयल। ये क्या है? एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यानी ये महक इसकी चेंज हो जाती है एसिड और बेस के अंदर। अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल, ये क्या है? सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं,
यानी इनकी महक बदलती है, उससे पता चलता है एसिड है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे क्लोव ऑयल की जगह वनीला एसेंस दे दे या अनियन दे दे। ठीक है, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। और इसका आंसर आपको मिलेगा कहां, बुक की अगर हम बात कर लें तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 19 पे आपको दिया हुआ है। पेज 19 पे आपको ये पूरी एक्टिविटी दी हुई थी, उसके नीचे आपको ये लिखा हुआ था, विच ऑफ दीज वनीला, अनियन और क्लोव कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये तीनों ही आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। ठीक है, तो चैप्टर को बहुत गहराई से आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, एन एक्वस सोल्यूशन ए कोई सोल्यूशन है, वो क्या करता है, टर्न फेनोल्फथलीन सोल्यूशन पिंक। तो फेनोल्फथलीन सोल्यूशन को वो पिंक कर देता है जब हम सोल्यूशन ए उसमें मिलाते हैं। ठीक है, उसे रिएक्ट कराते हैं तो उसका कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है। चैप्टर में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो आपका फेनोल्फथलीन है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ए मिलाने पे उसका कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया। आगे क्या कह रहा है, ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, अगर हम बी मिला देते हैं ए में तो जो पिंक कलर हो गया था ए के मिलाने की वजह से वो गायब हो जाएगा, यानी फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। तो आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो कि 4 लिखा हुआ है ऑप्शन के फॉर्म में, ए और बी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो सही है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो यहां आपसे यह बात की जा रही है कि ए और बी क्या है, एसिड है या बेस है। इसका आंसर आपके एनसीईआरटी पे पेज 18 पे टेबल 2.1 जो दिया हुआ है वहां भी मिल जाएगा, या एक्टिविटी 2.6 जो कि पेज नंबर 21 पे दी है, आप बुक खोल के देख सकते हो। पेज 21 पे 2.6 वाली एक्टिविटी और जो टेबल 2.1 दिया हुआ है पेज 18 पे, वहां पर दोनों जगह पर यह डिस्कशन हुआ है। तो आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो हम ये पता कर लें यार ए और बी क्या है, एसिड है या बेस है, तो काम हो जाएगा अपना। तो इस चैप्टर की मैंने जो स्लाइड बनाई थी उसके अंदर ये टेबल मैंने पूरा कंप्लीट किया था, टेबल 2.1। तो फेनोल्फथलीन की अगर बात करें तो ये कलरलेस होता है, एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। लेकिन बेस के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ए डालने पे क्या हो रहा था, पिंक हो रहा था, यानी ए क्या है हमारा, बेस है, तभी पिंक हो गया। और बी वाला चीज जब हमने डाला तो वो कलरलेस हो गया, यानी बी क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ए बेस है और बी एसिड है। तो बेस डालने पे कलर उसका पिंक हो जाएगा, यानी ए डाले हैं तभी पिंक हुआ है, तो ए क्या है हमारा, बेस है। ठीक है, ये पता चल गया, बेस है इसका मतलब क्या है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से आगे जाएंगे तो ये बेस होता है 7 to 14, और इससे इधर जाएंगे 0 की तरफ तो ये एसिड होता है। ठीक है, तो बेस है यानी पीएच इसका 7 से ज्यादा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ए हमारा बेस है और उसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो ठीक है, 7 से ज्यादा क्या है, बेस है। और ए डालने पे कलरलेस हो जा रहा है, यानी एसिड डालते हैं तभी वो कलरलेस होता है। और एसिड का पीएच क्या है, 0 to 7 यानी 7 से कम है। तो बी क्या है, एसिड है जिसका पीएच 7 से कम है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 10 ml H2SO4 को मिक्स किया जा रहा है 10 ml ऑफ MgOH होल ट्वाइस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन मतलब यार H2SO4 क्या है, चैप्टर पढ़ा होगा जानते हो, एसिड है, और MgOH होल ट्वाइस क्या है, ये बेस है। नहीं तो ये टेबल के अंदर मैंने कुछ एसिड और बेस के नाम दिए थे, यहां देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और H2SO4 ये एसिड है। तो सेम कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि H2SO4 क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन, या हम सिंपल कह देते हैं हाइड्रोनियम आयन, जो भी आप मान लो। और ये क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन। तो दोनों का अमाउंट जो है, चाहे एसिड H प्लस रिलीज करे या बेस OH नेगेटिव रिलीज करे, दोनों का अमाउंट बराबर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर होता यह है कि इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा। और न्यूट्रल का पीएच क्या होता है, किस कलर का होता है, यहां कलर की बात की जा रही है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज करेंगे तो उसमें कलर क्या होगा, न्यूट्रल, यानी पीएच की बात हो रही है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है, तो 7 पीएच पे क्या कलर होता है। तो यहां देख सकते हो पीएच 7 है, तो कलर आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, या आप येलोइश ग्रीन भी कह सकते हो। ठीक है, हल्का येलो भी है, लेकिन मेन प्रॉपर अगर हम बात करें तो ग्रीन है। तो ये आपको याद रखना है, या ऑप्शन में हो सकता है आपको ग्रीन ना दे के येलोइश ग्रीन दे, तो येलोइश ग्रीन आपको लगाना है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। एग्जाम्पलर में ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हो, वहां पर ऑप्शन में येलोइश ग्रीन दिया था। तो 1 मार्क्स पूरे हुए। अब 3 मार्क्स का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट 1 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में आपको बताना है कि
कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें से बनते हैं। तो सिंपल आप पेज नंबर 30 पे जाओगे तो दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह सब बना हुआ है। प्रोडक्ट में लिखा हुआ है हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये 3 चीज बनता है। यूजेस की बात करें तो एक यूजेस लिखना है, हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन का एक, NaOH का एक, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये कहां यूज होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ मैर्गरीन, यानी मैर्गरीन क्या होता है, एक तरह का बटर होता है, इसे जनरली हिंदी में नकली मक्खन भी कहते हैं। और ये अमोनिया बनाने के अंदर, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो वहां यूज होता है। फ्यूल की तरह यूज होता है हाइड्रोजन, तो एक ही लिखना है, इनमें से तीनों नहीं लिखना, एक ही लिखना है। क्लोरीन की बात करें तो वाटर की ट्रीटमेंट यूज होता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह के अंदर से जो वाटर निकलता है बहुत गंदा होता है, तो डायरेक्ट रिवर में अब नहीं डाला जाता, उसको पहले ट्रीट किया जाता है, सफाई की जाती है, तो वहां ये क्लोरीन यूज होता है। स्विमिंग पूल के अंदर भी जम्स वगैरह को किल करने के लिए ये क्लोरीन का यूज होता है, क्लोरीन डाला जाता है। प्रोडक्शन ऑफ PVC जो आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड है, क्लोराइड नाम ही से आ जा रहा है कि यहां पर क्लोरीन होगा। PVC पाइप्स वगैरह आते हैं घर के अंदर, जो वाटर के या सीवेज के जो पाइप होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे। डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज होता है, यहां पर भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। CFCs हो गया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो क्लोरो नाम में ही आ गया क्लोरीन। और आपका जो पेस्टिसाइड्स हो गया, यानी खेतों वगैरह के अंदर पेस्टिसाइड डाला जाता है ताकि उसको कीड़े वगैरह ना खा सकें, उस पर अटैक ना कर सकें, तो वहां पर ये क्लोरीन यूज होता है। तो कोई एक आप सारे ही याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ लेता है एग्जाम में, हो सकता है 1 मार्क्स से पूछ ले कि प्रोडक्शन ऑफ PVC के अंदर क्या यूज होता है। तो ठीक है, ऑप्शन सारे ही आपको याद रखने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो फॉर डीग्रीसिंग मेटल सरफेस। अब डीग्रीसिंग क्या होता है, जैसे कोई मेटल वगैरह होता है तो जो मूविंग पार्ट होता है तो उसमें ग्रीस वगैरह डाला जाता है, साइकिल हो गई, बाइक वगैरह हो गई, तो ये जनरल वाटर से साफ नहीं होता। आपके हाथ में ग्रीस वगैरह लग जाए, ऑयल वगैरह, तो पानी से धो तो साफ नहीं होता, क्योंकि वाटर जो है वो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता। इसलिए हम यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो वो अच्छे से पूरी मेटल की सरफेस को अगर ग्रीस वगैरह लगी हो तो साफ कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज सोप और डिटर्जेंट के अंदर बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है। आर्टिफिशियल जो फाइबर्स हो गए, एक तो आपका नेचुरल फाइबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, और एक आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं, रेशे हो गए, जिसकी डोरी वगैरह, धागे वगैरह बनते हैं, तो वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 8th वाला क्वेश्चन देखें, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट से ये वॉशिंग सोडा कैसे बनता है ये बताना है, तो चलिए आंसर देते हुए चलते हैं। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट बाय द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वैसे तो ये चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, लेकिन यहां शॉर्ट में बता देता हूं कि रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है। पहले ये समझते हैं क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज होते हैं। क्लास 11th में अगर आप साइंस लोगे तो वहां पर सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर होगा, तो वहां ये सब क्रिस्टल के बारे में ही पूरा चैप्टर है वो। तो पहले वाला अगर हम देखें क्रिस्टलाइन में, तो देखें मॉलिक्यूल इसके बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज्ड है, एक प्रॉपर पैटर्न से बने हुए हैं। वही एमॉर्फस या सिंपल अगर कहें नॉन क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन नहीं होता, इसके मॉलिक्यूल देख रहे हैं कुछ यहाँ इधर उधर है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मान लो कोई क्रिस्टल बना हुआ था, इस तरह से कोई क्रिस्टल बना हुआ था, ठीक है, और यहां भी मान लो ऐसे कुछ कनेक्ट है, ठीक है, कुछ ऐसे बना दिया मैंने, यानी उसका क्रिस्टल फिर से फॉर्म हो जाना, यानी मान लो कोई दूसरी चीज आकर ऐड हो गई, जैसे यहां पर एक और चीज थी और ये आकर इससे अटैच हो गई, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी उसके क्रिस्टल का फिर से फॉर्मेशन हो गया, दूसरी तरीके से उसका स्ट्रक्चर बदल गया। ये जनरली कैसे किया जाता है, हीट वगैरह करते हैं, प्रोसेस नहीं जानना, सिंपल इतना समझ लो। ये भी इतना बता दिया ताकि थोड़ा सा ये वर्ड ध्यान में रहे, याद में रहे, इसलिए बता दिया। तो ये कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट का हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, उसके क्रिस्टल को फिर से हम बनाते हैं, इसमें और भी चीज ऐड होती है, क्या होती है वो हम देखते हैं। तो यहां पर पूछ ही लिया आपसे कि केमिकल इक्वेशन दो, तो ये आपका Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स H2O के लेते हैं और मिला देते हैं, तो क्या बनेगा, ये एरो ऐसे दिखाना है, Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी जो Na2CO3 का क्रिस्टल था उसमें ये 10H2O के मॉलिक्यूल आके चिपक गया, अटैच हो गए, तो क्या हो गया, नए तरीके से क्रिस्टल बन गए, तो हम कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया। इसे हम सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, अभी आगे इसका भी डिस्कशन आएगा, तो फिर वहां देखते हैं। अभी आगे हम यहां देख लेते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। अब ये क्या है, सॉल्ट है,
भाई वॉशिंग सोडा क्या है? सॉल्ट है। तो किस तरीके की सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। और ये सब आपके एनसीईआरटी की पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। किस तरीके की वाटर की हार्डनेस ही रिमूव करता है? तो आंसर है आपका परमानेंट हार्डनेस। तो यहां देख सकते हैं वॉशिंग सोडा की बात कर रहे थे, और ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, तो वॉशिंग सोडा मिलता है। ये रिएक्शन सब लिखा हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी से पूरा डिप्टो कॉपी है। और फिर हम यूजेस पे आते हैं, तो यहां लिखा है इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इस वाले पार्ट से, इस क्वेश्चन के इस पार्ट से हमको एक बात और पता चली कि हमें यूजेस सारे ही मालूम होने चाहिए, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि वॉशिंग सोडा का एक यूज बता दो, आपसे एक यूज दे दिया और बताओ किस चीज का यूज है ये। तो यानी आपको यूजेस भी सारे ही याद करने हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। अब रीजन देना है, 3 चीजें पूछी गई हैं, उसके रीजन आपको सिंपल दे देना है। पहला है ओनली 1/2 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भैया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, जिसको हमने देखा था, क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो कह रहा है ये हाफ मॉलिक्यूल कैसे अटैच हो गया? भैया आधा मॉलिक्यूल क्या होता है? उसके 2 टुकड़ा करके बांटा गया है क्या? तो इस हाफ से क्या मतलब है? तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 पे मिल जाएगा कि 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, या आप लिख देना कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कोई एक लिखना है, शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी बात भैया ये है कि ऐसे CaSO4 है और यहां आपका H2O है, ठीक है, और ये आपका CaSO4 है, तो इसके जो 2 फॉर्मूलेज हैं वो एक सिंगल H2O के साथ, सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले CaSO4 का कितना शेयर है, तो कहोगे भैया आधा हिस्सा है इसका, आधा शेयर है, क्योंकि 2 लोगों को एक ही वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया गया है। तो यहां पर ये मतलब है, ठीक है, सिंपल आप लिख दोगे। तो यहां आपकी बुक में लिखा हुआ है दिस फॉर्म बिकॉज 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सिंपल आपको रीजन दिया हुआ है। फिर सेकंड पार्ट की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटीएसिड। तो एंटीएसिड की तरह यूज क्यों किया जाता है? तो रीजन है ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर। क्योंकि अल्कलाइन नेचर होता है, यानी सिंपल अगर कहें तो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड के इफेक्ट को अगर कम करना है या खत्म करना है, तो भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप यूज कर लो, तो एसिड का असर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर पेज नंबर 31 पे यूजेस में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटीएसिड। ठीक है, फिर थर्ड वाला पार्ट है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न इनटू व्हाइट। जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है जिसका कलर ब्लू है, तो वो सफेद हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? कॉपर सल्फेट की अगर बात करें CuSO4, तो इसके साथ 5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो यही जो अटैचमेंट है इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल से अटैच है इसके क्रिस्टल से। तो जब हीट करते हैं तो ये पानी अपना पतली गली से निकल लेता है। जब ये वाटर मिला रहता है तो ये ब्लू कलर का रहता है, पानी चला गया तो बचा ये पाउडर बच जाता है सिर्फ खाली, और ये व्हाइट कलर का रह जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। और पेज नंबर 32 पे आप जाओगे तो एक्टिविटी 2.15 पे दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 2.5 पे पूरा ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कैसे क्या करना है वहीं से पूछा गया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं यार, एक्टिविटी बिल्कुल ना छोड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्टिविटी से आते हैं। अब एक्टिविटी पूरी याद नहीं रखना, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट को, क्या बात कही जा रही है, क्या रिजल्ट है उसमें, किन चीजों का रिएक्शन किया जा रहा है, तो ये चीजें आपको एक्टिविटी में ध्यान रखनी है। 10th वाला क्वेश्चन देखें, तो पहला पार्ट है ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन लेबोरेटरी। तो आपका जो HCl गैस है, ठीक है, क्योंकि HCl एक गैस होती है, इसको जब वाटर में मिलाते हैं तब जाके ये HCl जो है वो एक एसिड बनता है। वैसे ही एक गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो डायग्राम बनाना है, दिखाना है, और ये डायग्राम आपके पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। आपकी जो एक्टिविटी 2.9 है इसी के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है कि कैसे बनता है HCl गैस। तो ये रहा भैया डायग्राम। टेस्ट ट्यूब बना देना है, और उसके अंदर आपको क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड, यानी आपको NaCl लेना है, और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको मिला देना है। तो ये अब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऊपर आपने यहां कॉर्क लगा दिया, और ये डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, पाइप जैसा ट्यूब है, और लगा दिया। तो यहां से जो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां से गैस बनेगी और बाहर निकलेगी। कौन सी गैस है? वो HCl गैस। तो ये बनेगी। डायग्राम बनाने पे आपको 1 नंबर मिल गया। सेकंड पार्ट है टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद द ड्राई एंड देन विद द वेट लिटमस पेपर इन विच ऑफ द 2 केसेस डज द लिटमस पेपर शो द चेंज इन द कलर।
अब भैया जैसे मैंने बताया कि आपका जो HCl है, HCl जो गैस है वो एसिड नहीं है। जब पानी में मिलाते हैं तब जाकर वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो जब एसिड है ही नहीं तो लिटमस पेपर पे चेंज ऑफ कलर बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर हम ड्राई जो गैस है उसको यूज करेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। यानी हमने सूखा लिटमस पेपर लिया, उस पर गैस कांटेक्ट पाई तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर लिया, यानी लिटमस पेपर को हमने भिगो लिया, पानी के अंदर गीला कर लिया, अब जब गैस उस पर टकराएगी तो आपका ये जो HCl है और लिटमस पेपर पे जो पानी लगा हुआ है H2O, इसके साथ भैया ये रिएक्ट कर जाएगी और फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा H+Cl नेगेटिव और ये आपका H2O हो जाएगा। अब ये बेचारा अकेले तो रहता नहीं H+, तो ये क्या करेगा, H2O से कहेगा भैया हमको अपने साथ ले लो, तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और ये अपना क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह बनेगा। तो अब ये एसिड वाला नेचर इसने शो किया तो वेट लिटमस पेपर पे ही आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। तो सिंपल आपको ये लिख देना है वेट लिटमस पेपर पे। थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय द ड्राई HCl गैस या HCl सोल्यूशन। तो ये जो HCl का सोल्यूशन है ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, इसका रीजन बताना है। रीजन मैंने बता ही दिया, यहां हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ आंसर। ठीक है, सेकंड वाला आप देख सकते हो वेट लिटमस पेपर। तो HCl जो सोल्यूशन है उसी में चेंज होगा कलर, ड्राई वाले में तो चेंज नहीं होगा। यानी HCl गैस अगर ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सोल्यूशन वाले में चेंज होगा। तो रीजन क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इन द वाटर, क्योंकि H+ आयन बनेगा, या आप लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कोई एक लिखना है, हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन के फॉर्मेशन की वजह से कलर चेंज हमको ऑब्जर्व हुआ है। 11th वाले क्वेश्चन की बात करें, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपको 3 इक्वेशन दी हुई है, ये सारी इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई है। पहली वाली आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 20, दूसरी 21, तीसरी 23 पेज नंबर पे दी हुई है, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको बैलेंस भी करना है, इक्वेशन बन गई उसके बाद आप बैलेंस कर लोगे, सिंपल। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na2ZnO2 बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, दूसरा CaCO3 को अगर रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ और CO2 साथ में, तीनों को रिएक्ट कराएंगे तो CaHCO3 होल ट्वाइस बनेगा। और HCl को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अभी मैंने दिखाया था ये वाला रिएक्शन, हाइड्रोनियम आयन आपका बनेगा और क्लोरीन आयन बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपको दिखा देना है, इक्वेशन बन गई तो आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंसिंग का मैंने पूरा चैप्टर में पढ़ाया था कैसे बैलेंसिंग करनी है। अगर बैलेंसिंग आप नहीं करोगे यानी अनबैलेंस इक्वेशन आपने लिख दिया तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, 12th वाले क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या है, NaCl यानी आपका जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम वाटर में मिलाते हैं तो ब्राइन बनता है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई। तो कह रहा अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। तो एनोड पे आपकी एक G नाम की गैस निकली। अब इस जो G नाम की गैस है इसको स्लेक्ड लाइम से हमने पास कराया तो एक कंपाउंड बना जिसका नाम C है, विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो इन्फेक्टेंट हैं, कीड़े मकोड़े यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, उसको हटाने के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ये हम देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ G एंड C। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 30 पे जाओगे तो ये आपको टॉपिक मिल जाएगा कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहां देख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। तो यहां देख सकते हैं NaOH बनना है और क्लोरीन गैस आपकी बन रही है और हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, 2 गैस आपकी इसमें बन रही है। लेकिन आपको यह बताना है कि एनोड पे कौन सी बन रही है। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, एनोड पे आपकी क्लोरीन गैस बन रही है। तो जी हमको पता चल गया, क्लोरीन हो गया। और इस Cl को हम मिलाते हैं, अब ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, यानी स्लेक्ड लाइम के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, स्लेक्ड लाइम के अंदर इस गैस को पास करा रहे हैं। तो यहां देख सकते हो CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन, इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनना है, CaOCl2। तो यही पूछा गया है, C नाम का कंपाउंड बनना है, तो क्या है वो कंपाउंड, तो यही है C, क्या है CaOCl2। तो फॉर्मूला हो गया, स्टेट द इक्वेशन इन्वॉल्व। कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व हुई इसके अंदर, तो यही इक्वेशन है, बुक में आपके लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन अभी मैंने दिखाई। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड C। अब ये C CaOCl2 तो है, इसको कॉमन नाम इसका क्या है, और गिव इट्स केमिकल नेम। कॉमन नाम भी बताइए, केमिकल नेम भी बताइए। तो कॉमन नेम उसका ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम उसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यहां पर नोट में लिखा है गिव फुल क्रेडिट फॉर राइटिंग कॉमन नेम ओनली। अगर कॉमन नेम ही लिखा है, केमिकल नेम बंदे नहीं लिखा, तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा।
लेकिन आपको दोनों ही याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कंपाउंड एक्स है, उसको यूज किया जा रहा है सोप और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर बनाने में, और ये कैसे बनती है? ब्राइन से बनती है, यानी वही जो हमने बताया NaCl प्लस H2O, नमक और पानी मिलाकर बनता है ब्राइन, और इसी ब्राइन से ये कंपाउंड एक्स बन रहा है। तो पेज नंबर 31 पे देख लो भैया क्या है। पेज नंबर ये 32 है, ठीक है, 31 नहीं 32 पे दिया हुआ है कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, वो यूज होता है ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर। तो हो गया, नाम हमको मिल गया। कंपाउंड एक्स का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला होता है। तो 10 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो हम क्या कहेंगे? डेकाहाइड्रेट। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूं, चाहे तो आप लिख देना। अगर एक मॉलिक्यूल अटैच है तो हम उसको मोनो कहते हैं, ठीक है, मोनो 1 के लिए हो गया। अगर 2H2O होगा, यानी कहीं पर भी 2H2O लिखा हुआ है और उसका नाम आपको जानना है, तो वहां आपको डाईहाइड्रेट लिखा होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डाईहाइड्रेट, आपने समझ लेना, ठीक है। 3 के लिए आपका ट्राई होता है, फिर आपका 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए आपका पेंटा होता है, पेंटाहाइड्रेट हो गया, 6 के लिए आपका हेक्सा होता है, फिर आपका 7 के लिए हेप्टा होता है, 8 के लिए ऑक्टा होता है, और 9 के लिए नोना होता है, और 10 के लिए आपका डेका होता है, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 1, 2 और 3 हो गया, मोनो, डाई और ट्राई, और आपका ये पेंटा, क्योंकि एक ऑप्शन है, यानी एक आपके अंदर एक कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, वहां पर 5H2 है। तो हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जहां पर आपको ये नाम लिखना हो। तो 5 मॉलिक्यूल लगे होंगे तो आप लिख देना पेंटाहाइड्रेट। और ये आपका पूछा था डेकाहाइड्रेट वाला, ठीक है, डेका मतलब 10। अब ये सारे जो नाम हैं आपके, ये चैप्टर 4 आपका जो कार्बन वाला है, उसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर ये सब दिया हुआ है। तो वहां पर कैसे पढ़ते हैं? मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन, डेक, तो इस तरह से जाता है पूरा, ठीक है। तो यही अपना रख लेना थोड़ा। 5, अगर 5 मॉलिक्यूल लगे हैं तो उसको क्या कहते हैं, 10 लगे हो तो उसको क्या कहते हैं। तो यहां पर आपके वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है, यहां पर 10 लगा है तो हम इसे कहेंगे डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये नाम यहां इसी से ऐसे पड़ा है। तो वॉशिंग सोडा के सामने आप यहां लिख देना, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम कहते हैं। कॉमन नेम भी हमको लिखना है, तो भैया कॉमन नेम तो वॉशिंग सोडा अभी बताया, केमिकल फॉर्मूला ये भी बता दिया, Na2CO3.10H2O। इक्वेशन इन्वॉल्व आपको बताना है इस प्रिपरेशन में। अब इस इक्वेशन में देखोगे आप, वॉशिंग सोडा वाला जो टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, तो वहां पर एक ही इक्वेशन दी हुई है, लेकिन यहां पर जो इनका आंसर दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम का ये आंसर है, मैंने अपने से नहीं लिखा है, तो वहां पर ये पूरा स्टेप दिखा है इसके अंदर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, यानी फ्रॉम NaCl से लेकर आखिरी स्टेप तक पूरा दिखाना है। 3 इक्वेशन इन्वॉल्व होगी, यानी पहले तो हम NaCl और H2O को मिलाएंगे, ठीक है, ब्राइन बन गया, और उसमें साथ ही साथ CO2 और NH3 अमोनिया मिलाया तो बनेगा NH4Cl, और ये अपना काम का कंपाउंड जो हमको लेना है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 ये अलग अलग हो जाएगा। तो यहां से हमको सोडियम कार्बोनेट मिल गया, ये अपने काम का इस रिएक्शन में कंपाउंड है। फिर जब इस Na2CO3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब जाकर ये हमारा मिलेगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन दिखानी है। वैसे मार्किंग स्कीम में इसी रिएक्शन के सामने 1 लिखा हुआ था, यानी इस रिएक्शन के पीछे 1 मार्क्स, लेकिन तीनों रिएक्शन लिखी थी। तो यार एग्जाम में आया, तीनों याद रख लेना, क्योंकि अलग अलग तो वैसे याद ही रखना है, क्योंकि बेकिंग सोडा के लिए आप ये पहली वाली रिएक्शन याद ही रखोगे और दूसरी वाली भी रिएक्शन उसी के अंदर है, तो ये तीनों लिख देना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर कोई ये वाली रिएक्शन भी लिख दे तो भी नंबर मिल जाना चाहिए। सी वाला पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और Mg सॉल्ट, यानी ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम की सॉल्ट प्रेजेंट है, यानी सिंपल हम क्या कह सकते हैं, वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर के अंदर ही आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट प्रेजेंट होती है। तो हार्ड वाटर के साथ इसको ट्रीट करें, रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो ये टॉपिक तो थोड़ा वैसे आपका चैप्टर 4 में चला जाता है, एक ऑप्शन सिर्फ इसका, ठीक है। एक तो आप लिख सकते हो इट हेल्प्स इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है, और ये इसके यूजेस में भी लिखा हुआ है। वॉशिंग सोडा के आप यूजेस में जाओगे तो लास्ट वाला ऑप्शन यही दिया हुआ है। और एक और आंसर आप लिख सकते हैं इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल CO और Mg सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्कम, और ये चीज आपकी दी हुई है
पेज नंबर 76 पे, ठीक है। एक्टिविटी 4.12 जो दिया हुआ उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हार्ड वाटर के साथ हम मिला देंगे इसको, तो इसकी जो वाटर की हार्डनेस है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये आपकी जो एनसीईआरटी पेज नंबर 18 एक्टिविटी 2.2 दी हुई है, अनियन वाला पूरा एक्सपेरिमेंट दिया है पेज नंबर 20 पे, वही यहां पर यूज किया गया है। एक क्लॉथ लिया, उसको अनियन जूस के अंदर डिप किया और टेस्ट कर रहे हैं लिक्विड एक्स, और लिक्विड एक्स का जो ऑर्डर है यानी उसकी जो महक है वो बदल गई। तो आपको ये बताना है विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस। तो भैया हमने कपड़े को अनियन जूस के अंदर डाला था, उसके बाद लिक्विड एक्स हमने डाल दिया, तो उसका जो ऑर्डर है यानी उसकी महक बदल गई। तो महक बदलती है तो वो कौन सा होता है, अभी हमने डिस्कस किया था 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। तो वो कौन सा होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हो गया अनियन जूस क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। फिर क्या कह रहा है, द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी B2R करता है। तो लिक्विड एक्स क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि एसिड ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। अब ऐसे याद रख सकते हो यार, रेड कलर हीट का कलर क्या होता है, रेड होता है, आग आपकी रेड कलर की होती है, तो वैसे याद रख सकते हो। तो एसिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो लिक्विड एक्स की प्रॉपर्टी एक तो बदल गई एसिड। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। अब जिंक ग्रैन्यूल और सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ इस एक्स को रिएक्ट कराएंगे, यानी इस एसिड को रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा ये बताना है, और केमिकल इक्वेशन भी बतानी है आपको। तो अगर आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व विद बबल्स। बबल के साथ एक कलरलेस और एक ऑर्डरलेस, यानी ना उसका कोई कलर है ना उसकी कोई महक है, ऐसी एक गैस निकलेगी बबल के फॉर्म में। और ये बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है। अगर मेटल और एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं, अब यहां देख ही लो पेज नंबर 20 पे, एसिड प्लस मेटल को हमने रिएक्ट कराया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी उस मेटल की सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। एक्सपेरिमेंट इससे पहले वाले पेज पे दिया हुआ है, वहां पर हम सोप सोल्यूशन से पास कराते हैं, बबल के फॉर्म में ही निकलती है। और ये रिएक्शन लिख सकते हो जिंक प्लस एसिड, जिंक सॉल्ट प्लस H2, यानी H2 गैस निकलेगी। अब एसिड की जगह कोई एक एसिड ले सकते हो, जैसे कि एसिड ना लिखो, HCl के साथ रिएक्ट करके बाकायदा प्रोडक्ट दिखा सकते हो, या H2SO4 या कोई एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। बी वाला पार्ट में क्या कह रहा था, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यही देख सकते हो पेज नंबर 20 पे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या बनना है, एक सॉल्ट बन रही है, H2O बनना है और CO2 बनना है। CO2 गैस बननी है, और CO2 क्या होता है, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। तो यहां भी लिख सकते हो कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होगी जब हम सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये रिएक्शन देख सकते हो। तो यहां क्या बनेगा, एक सोडियम सॉल्ट बनेगी एसिड की, H2O बनेगा और CO2। सिंपल आपका देख सकते हो, एनसीईआरटी से बिल्कुल रिएक्शन उठाकर यहां पूछ लिया है। अब आप कहोगे कैसे हमको पता चला CO2 कलरलेस है ऑर्डरलेस है। भैया सांस लेते हो ना, ब्रीदिंग करते हो, तो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ कलर निकलता है क्या, या कोई महक वगैरह आती है नहीं, तो ऐसे लिख दोगे CO2 गैस निकली तो उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बबल्स फॉर्म होंगे, ये भी लिख सकते हो। और ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर भी एसिड ना लिख के किसी जो है एसिड के साथ बाकायदा रिएक्ट करा दो, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है HCl H2SO4, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है। अब 15th वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पेज नंबर 32 अपने बुक में खोल लो, वहां पर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। एक्टिविटी 2.15 जो दी है उसके नीचे जो पैराग्राफ है वहीं से ही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं ना, जैसे एस नाम की कोई सॉल्ट है, उसके साथ मान लो 2H2O लगा है, या 3H2O लगा है, या 5H2O लिखा हुआ है, तो यही क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही जो मॉलिक्यूल अटैच है इसी को हम कहते हैं। गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर टू कंपाउंड एज एग्जाम्पल। दो फॉर्मूला लिखो, उसी पैराग्राफ में आपको दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है। CuSO4.5H2O, इसे हम क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, इसका नाम भी आप याद रख सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी आपका दिया हुआ है Na2CO3.10H2O, या कोई और दो ही लिखना, कोई भी जो जानते हो लिख देना। ये दोनों दिया हुआ है आपकी बुक में वही एग्जाम्पल की तरह, तो आप लिख देना भाई।
हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन द स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। अब आपको यह बताना है कि हम कैसे साबित करेंगे कि इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से स्टेट भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो प्रूव करके बताओ भैया। तो अभी किए देते हैं, एक्टिविटी दी हुई है उसमें यही काम तो किया है। थोड़े से जो है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लो। हाइड्रेटेड यानी जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, यानी क्रिस्टल वाले कॉपर सल्फेट ले लो। कैसे पहचानोगे? ब्लू कलर का होगा उससे पहचान लोगे। किसमें लेना है? एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा बॉइलिंग ट्यूब होना चाहिए, उसके अंदर इस क्रिस्टल को ले लो जो कि ब्लू कलर का होगा। हीट करोगे तो क्या होगा? वाटर की ड्रॉपलेट आपको दिखेगी बॉइलिंग ट्यूब में। अब आपको बताना है कलर क्या चेंज होगा। तो कलर ये होगा कि जो कलर है कॉपर सल्फेट का, आप ये लिख सकते हो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू व्हाइट, नीले से सफेद हो जाएगा। और स्टेट की अगर बात करें, द ब्लू क्रिस्टल चेंजेस टू व्हाइट पाउडर, क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, ब्लू कलर का क्रिस्टल था, हीट करने पे वो एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म उसने ले लिया। यानी इसको भी हम चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे। जब क्रिस्टल से पाउडर या पाउडर टू क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, वो भी एक तरह का स्टेट चेंज होता है। तो यहां क्या हो रहा है? क्रिस्टल से पाउडर बन रहा है, तो ये आप लिख दोगे। तो आप देख सकते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल आपका कॉपी पेस्ट है। पेज नंबर 32 पे चले जाओगे, सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहां आके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है, यानी दूसरे प्रीवियस ईयर की, तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहां मिल जाएगी। या सिंपल आप सीबीएसई वर्ड चैनल का नाम सर्च कर लेना। चैनल को ओपन करोगे तो वहां पर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो सीबीएसई क्लास 10 लिखा होगा। सीबीएसई क्लास 10 वाली जो टाइटल लिखा हो उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहीं आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, साइंस की भी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबकी मिल जाएगी। तो फिर ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा, घंटी का निशान, उस पर क्लिक करके ऑल पे कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आता रहेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।